नमस्कार दोस्तों। मैं समय समय पर आपके साथ बातचीत करता हूं और आपके सामने आता हूं नई नई जानकारियां लेकर के। मेरे सामने, आपके सामने और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, वैसे तो वो परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि जो ये षड्यंत्र चला है, जिसको हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का षड्यंत्र कहते हैं, ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया है। कुछ लोग तो पनीर टीका सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। कुछ लोग इसलिए नहीं खा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। मतलब ये एक बड़ा अजीब सा माहौल है इस देश के अंदर कि कोई भी आदमी वो काम सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलर आदमी का प्रशंसक या विरोधी है। और इससे बुरी हालात कोई नहीं हो सकती कि लोग अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लोग अपने विवेक का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको चीजों की जानकारी नहीं है। जानकारी देने की जिम्मेदारी थी अखबारों की, मेन स्ट्रीम मीडिया की, टेलीविजन चैनलों की, लेकिन टेलीविजन चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया स्वर्ग की सीढ़ी, फलाने व्रत, ढिमकी पूजा, ये पाकिस्तान, चाइना और अकवास बकवास। आपके बीच की समस्याओं को उठाना बंद कर दिया, आपके असली मुद्दों को उठाना बंद कर दिया। और यही कारण है कि आज सरकारें इतनी निरंकुश हो गई हैं कि लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और लोग एक खास तरह की निराशा में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये हो क्या रहा है और इसका समाधान क्या है। तो चीजों को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो बैठे हैं भाई कपिल बजाज, ये एक विसल ब्लोअर की तरह पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। अपने ही संस्थानों में हो रहे भ्रष्टाचारों का भी खुलासा कर रहे हैं, भारत सरकार में हो रहे भ्रष्टाचारों का खुलासा कर रहे हैं, हमारे पैसे को किस तरह लूटा जा रहा है, हम लोगों को किस तरह से बेवकूफ बना करके पूरे के पूरे तंत्र को खोखला किया जा रहा है, इसका खुलासा भी अपने ब्लॉग्स में करते आ रहे हैं। इनके ब्लॉग्स को डिलीट कर दिया जाता है, इनके ब्लॉग्स को सरकारें बैन करने की कोशिश करती हैं, इनके लिखे हुए के ऊपर इनके ऊपर FIR करने की कोशिश करती है, बाद में फिर मुंह की खानी पड़ती है उनको, इनको थाने कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, नौकरी गंवानी पड़ती है। और लेकिन फिर भी ये अपने उस जज्बे को कायम रखते हैं, अपने उस लोगों के बचाने के उस जज्बे के लिए लगातार लगे रहते हैं। इस चीज़ के लिए मैं कपिल भाई का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हम लोगों के लिए एक आशा की किरण बन करके आए हो, क्योंकि जो आम आदमी एक होप छोड़ चुका था, तो उस वक्त आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो हमें बताएं कि ये हो क्या रहा था। मैं भी ये तो समझ रहा था 2020 से ही कि ये जो एक नए वायरस का खेल है और जो ये पनीर टीका खिलाने का खेल है, अमृत का प्याला प्याने का खेल है, ये कोई बड़ा खिलाड़ी कर रहा है। लेकिन बहुत सारे गैप्स थे, बहुत सारी चीजें थी जो नहीं समझ आ रही थी, तो मैं खुलकर बोल नहीं पा रहा था। लिखता था कि ये हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारा पैसा लूटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन एंड गेम समझ में मुझे भी नहीं आया था। और सोमराज भाई मुंबई से आए उस दिन, याद हो, हम किसान आंदोलन में मिले पहली बार, और जब उस दौरान हम मिलकर के बैठ के हमने चर्चा की और जब वहाँ बैठे किसानों से बात करी, वहाँ बिचपड़ी वाले किसान थे, उन्होंने बताया कि इस लहर में हमारे गांव में 10 मौतें हुई, 10 की 10 वो थी जिन्होंने अमृत प्याला पी रखा था। फिर हमारे को डाउट होने लगा, फिर दूसरे गांव वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये भी हो रहा था। एक गांव टिटोली जो रोहतक वाला था, वो कहने लगे 5G के टावर्स की रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि आसपास पक्षी मर रहे थे, हमें करंट लग रहा था और हमारे साथ ऐसा हो रहा था। उन्होंने DC को बोल के पूरे गांव में ज्ञापन दे के, ये तो पूरा चर्चित काम है, कोई भी जाकर के टिटोली में जाके पूछ सकता है। और उन्होंने वहां देखा तो भाई वो तो मतलब टावर बंद कराते ही अगले दिन लोग मरने बंद हो गए। जहां रोज 6-6, 7-7 चिताएं जल रही थी पूरे गाँव में, वहां कुछ भी नहीं। तो जब हम इस वायरस के बारे में और इस बीमारी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो 4 बातें जो बीजेपी के समर्थक बोलते हैं या इस अमृत प्याले के समर्थक बोलते हैं। पहली लाइन कि इतने लोग मरे, इनका क्या। दूसरी लाइन, भाई जिनके मरे हैं ना, उनसे पूछो जा करके, तब पता चलेगा तुमको। हालांकि उनको पूछना चाहिए सरकार से कि तुमने उनको बचाया क्यों नहीं, क्योंकि सरकार ये बता रही है कि दिस इज अ डेडली अमित शाह, मतलब मैं अमित शाह को वायरस बोल रहा हूँ बेसिकली, या वायरस को अमित शाह बोल रहा हूँ, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है।
जिस तरह से देश को खोखला करने में लगे, वो शरीर को खोखला करने में, और वो उस तरह से। तीसरा उनका डायलॉग है कि भारत में हो सकता है, क्या ये पूरी दुनिया में है? और चौथा डायलॉग है कि भाई चाहे कुछ भी हो, बात तो तुम्हारी सारी सच्ची है, पर कुछ ना कुछ तो है। इसके अलावा आपको पांचवी लाइन नहीं मिलेगी इस बीमारी के बारे में बात करने वालों की। उसका कारण क्या है? आधी इंफॉर्मेशन, थोड़ी जानकारी। जब हम लोग लॉजिक के साथ बताते हैं तो बात वो समझ में आ जाती है। आज की खबर है, बल्कि ये बात कल हुई थी, खबर आज आई है, पूरी सोशल मीडिया पर पूरा वायरल है। मेरा गांव असंध, उसके पास के लोगों ने असंध के अंदर डॉक्टर्स को बिल्कुल खुलेआम चुनौती दे दी है कि आके साबित करो कि इससे किसी को फायदा हुआ है। और वहां लोगों ने असंध में नहीं, डाटा में, मसूदपुर में कंप्लीट बहिष्कार हो चुका है पनीर टीके का और इस ये जो अमृत प्याला है इसका। तो ये एक शुरुआत हो गई है क्रांति की, और आप लोग उम्मीद मत छोड़िएगा। और कपिल भाई तब तक आपको इस पूरे के पूरे खेल की जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि ये खेल कैसे चला। तो पहले तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बात हम लेकर के आते हैं जो किसी के पक्षधर हैं या किसी के विरोधी हैं। हम एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं दोनों भाई, मैं इनकी तरफ से खुद ही दे रहा हूं, ये पता नहीं क्या है, कि हम मोदी विरोधी नहीं हैं, हम बेवकूफी विरोधी हैं। हम लॉजिक पर बात करने वाले लोग हैं। अगर लॉजिक से हमको समझाया जा सकता है तो हम समझ जाएंगे, नहीं तो हम सवाल पूछेंगे, आखिरी दम तक पूछेंगे, क्योंकि सरकारों की हर करतूत का असर हमारे बच्चों की जिंदगियों पर हो रहा है। हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं इन सारे के सारे खेलों की वजह से। तो आपके सामने मैं ये बता दूं कि हम किसी के विरोधी और किसी के समर्थक नहीं हैं। मैं अरविंद केजरीवाल का बहुत जबरदस्त फैन हुआ करता था। एजुकेशन और हेल्थ पे जो वो लोग काम करते थे, इतना होता था कि लोग मुझे, मैं जब उसके कामों को आगे बढ़ाता था तो लोग मुझे आपिया बोलते थे। आज मैं खुलकर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल इन बड़ी कॉरपोरेशंस का दलाल बन के काम कर रहा है। जिस तरह से दिल्ली के लोगों का मुंह बंद किया हुआ है उसने, जिस तरह से उनके मुंह पर उन्होंने वो कपड़े लपेटे हुए हैं, इवन 3-3 कपड़े, जिस तरह से दिल्ली के बस स्टैंड पर और स्टेशन पर जिस तरह से वो लोग जबरदस्ती लोगों को बुला बुला करके उनके नाक में वो डंडियां घुसा रहा है, वो बहुत कातिलाना काम कर रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है। वो आदमी वैशी दरिंदा बन के उभरा है। मैं ये साफ साफ बता दूं आपको। जो राहुल गांधी सोचता है कि मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं बता दूं कि राहुल गांधी भी इतना ही जोर लगा रहा है, मुंह के ऊपर सारा दिन वो इतना बड़ा हनुमान के जैसा मुंह करके रखता है और सारा दिन लोगों को ये दिखाता रहता है कि ये एग्जिस्ट करता है, और वो प्रमोट करता है अपने बाकी कांग्रेसियों को कि तुम लोग भी इस अमृत प्याले को पी लो। तो वो भी दरिंदा इस पूरे खेल में शामिल है। अब मैंने 3 लोगों का तो नाम मैंने ले दिया, मेरे तो अपनी आज की बातचीत है। कपिल भाई तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं 2006 से। 2011 में तो इन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा भी किया था। तो मेरा सवाल पहला कपिल भाई ये है कि क्या सिर्फ बीजेपी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि आज के टाइम पे तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, या मैं जैसे सोच रहा हूं या कह रहा हूं क्या इसके अंदर और पार्टियां भी शामिल हैं? तो और बीजेपी है तो कैसे है, और कांग्रेस है तो कैसे है? इसका शुरू से थोड़ा हमारे लोगों को बताएं, क्योंकि आप इसके प्रत्यक्ष दर्शा रहे हैं, आपने बहुत सारे ब्लॉग्स भी लिखे हैं इस पर। धन्यवाद देवेंद्र जी, मुझे आपने मौका दिया बात करने का। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने रिसर्च की पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया पे, PHFI जो एक संस्था बनाई गई, अवैध संस्था, एक असंवैधानिक संस्था जो धोखे से बना के धोखे से घुसाई गई भारत सरकार की छाती पे, एक तरह से उसको बिठा दिया गया। और ये 2006 में बनाई गई जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सत्ता में थे और यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी, यूपीए 1 की। और उस समय आप देखिए कि यूपीए कोalition गवर्नमेंट थी जिसमें कांग्रेस के अलावा बहुत सारे राजनीतिक दल थे इस कोalition में, और जो आपकी लेफ्ट पार्टियां हैं वो भी सपोर्ट कर रही थी इस कोalition को। तो ये सारी पार्टियों की एक तरह से इन्वॉल्वमेंट बनती है। तो ये जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाई गई, इसमें इन्होंने, इनके मेन प्रमोटर थे बिल गेट्स फाउंडेशन। और उस समय गेट्स फाउंडेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा था भारत में, बिल गेट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका नाम था रजत गुप्ता। रजत गुप्ता एक इंडियन अमेरिकन है जो सबसे पहला इंडियन अमेरिकन जो हेड बना मैकेंसी का, ग्लोबल हेड बना। मैकेंसी पूरी दुनिया में गेट्स फाउंडेशन के लिए ही काम करती है, और जो पूरा गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया पे पब्लिक हेल्थ पे कब्जा किया है,
इवन WHO को जो कब्जा किया है उसके अंदर मैकेंसी का बहुत बड़ा रोल है। तो रजत गुप्ता एक तरह से बिल गेट्स का रिप्रेजेंटेटिव बन के भारत में भेजा गया, जो उस समय गेट्स फाउंडेशन का भी पदाधिकारी था। जो ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है गेट्स फाउंडेशन का, उसका अध्यक्ष था, साथ ही साथ मैकेंसी का भी वो हेड था। और बहुत गहरे संबंध थे इसके मनमोहन सिंह के साथ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। यानी इतने गहरे थे कि ये उसके ऑफिस में जा सकता था कभी भी आके, और उसके लिए गेट्स खुले हुए थे PMO के। तो इस प्रकार से ये PHFI के गवर्निंग बोर्ड में गेट्स फाउंडेशन थी, रॉकफेलर फाउंडेशन थी, वेलकम ट्रस्ट था, जो बिग फार्मा का पूरा क्लब है जो इस समय ये पनीर टिक्का बनाने का काम कर रहा है, और जिसने पूरा ग्लोबल हेल्थ का एक डोमेन बनाया, जिसके द्वारा एक इंपीरियलिज्म का, साम्राज्यवाद का एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, जो WHO, उन पे भी कब्जे हुए, और सरकारों के लेवल पे भी कब्जे हुए, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को खोखला किया गया। और ये पब्लिक हेल्थ को एक हथियार बना के आज हमारे सामने पेश किया गया है, और पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी को आज आप देख रहे हैं 1.5 साल से कितना बड़ा एक खतरा लाहक हुआ है, और कैसे। तो ये काम जो है भारत में हुआ 2006 में, जब ये संस्था बनाई गई, जिसमें बड़े से बड़े पूंजीपति इसके गवर्निंग बोर्ड में बैठे हैं। भारत के भी बड़े से बड़े पूंजीपति इसके गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए थे PHFI के, जैसे मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा के तो जो आदमी है राम दोरई, जो TCS के हेड हैं, वो इस समय इसके चेयरमैन बने हुए हैं, रतन टाटा। इसके अलावा ये शिव नादर थे HCL टेक्नोलॉजीज के, वो इसके गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए थे। इन्फोसिस के जो लोग हैं वो इसके गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए थे। नंदन निलेकनी, जो आधार प्रोजेक्ट लेके आए और बिल गेट्स के बहुत अच्छे यार हैं, उनकी जो पत्नी है वो इसके गवर्निंग बोर्ड में बैठी हुई थी। जो इसके इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं, 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं PHFI के। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे ये बनाया गया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया PHFI, और इसको भारत सरकार के ऊपर बिठा दिया गया, और एक तरह से कब्जा हो गया इन सारे बड़े पूंजीपतियों का भारत सरकार के ऊपर। और ये पॉलिसियां बना रहे, इनके हाथ में पब्लिक हेल्थ का पूरा तंत्र दे दिया गया, केंद्र सरकार के लेवल पे भी और राज्य सरकारों के लेवल पे भी। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको लॉन्च किया था मार्च 2006 में, तो उन्होंने जो स्पीच दी वो आंखें खोलने वाली स्पीच है। उसमें ये एक तरह से एक संस्था जिसका 0 ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें केवल पूंजीपति बैठे हैं, जिनका पब्लिक हेल्थ से कोई सरोकार नहीं है, उनको इन्होंने भारत का पूरा पब्लिक हेल्थ का तंत्र उनके हाथ में दे दिया, और ये कहा कि ये भारत की पब्लिक हेल्थ को एक नई दिशा देंगी और एक नया स्ट्रक्चर देंगी। और तब से भारत में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का चलन शुरू हुआ पब्लिक हेल्थ के अंदर, और बिग फार्मा का कब्जा हुआ। उसी के बाद से क्लिनिकल ट्रायल भी चालू हुए भारत में। उसके बाद आपको पता है कि HPV का जो क्लिनिकल ट्रायल का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें गेट्स फाउंडेशन इन्वॉल्व थी, जिसमें हमारी हजारों बच्चियों को, आदिवासी बच्चियों को गुजरात में और आंध्र प्रदेश में टीके लगाए गए। आपको पता है पनीर टिक्का खिलाया गया, और उसके बाद वो बच्चियां बीमार हुई, उसमें बच्चियों की मौतें भी हुई। ये जो क्लिनिकल ट्रायल थे पनीर टिक्के के, जो अवैध रूप से कराए गए, और उसके बाद उसमें इंक्वायरी बैठी राज्यसभा की, और उन्होंने उसको इंडाइट किया कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। गेट्स फाउंडेशन के अलावा ICMR भी उसमें इन्वॉल्व था। तो ये जो अवैध क्लिनिकल ट्रायल का ट्रेंड चालू हुआ, ये भी 2006 के बाद हुआ। क्यों? क्योंकि भारत के पब्लिक हेल्थ पे केंद्र लेवल पे भी और राज्यों के लेवल पे भी कब्जे कराए गए, और बिग फार्मा को ये खुली छूट दे दी गई कि आओ और अपने जो जहरीली चीजें हैं, दवाएं और पनीर टिक्का वगैरह, उसका ट्रायल करो हमारे लोगों के ऊपर। ये यहाँ की आबादी तो बेवकूफ है, और उनके ऊपर आप करो, और उनको गिनी पिग बनाया गया। ये जो बिग फार्मा है, ये वही है जो रॉकफेलर का बनाया हुआ है? बिल्कुल, रॉकफेलर वही है जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बनाता है हरित क्रांति के नाम पे। बिल्कुल, ये रॉकफेलर फैमिली अमेरिका की फैमिली है, जिसने सबसे पहले पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे कब्जा किया, एक मोनोपोली स्थापित की आज से 100 साल से भी पहले। उसके बाद ये पेट्रोलियम से इनकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री निकलती है, जिससे दुनिया भर के जहरीले केमिकल्स निकलते हैं। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे भी इनका कब्जा हुआ। उन्हीं पेट्रोकेमिकल से इन्होंने दवाइयां भी बनाई, और खेती के लिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी बनाए। तो ये जो रॉकफेलर फाउंडेशन है, इसने पूरा जो मॉडर्न मेडिसिन पे भी कब्जा किया है। तो पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास देखें, तो अमेरिका के अंदर इन्होंने कैसे मॉडर्न मेडिसिन पे कब्जा कराया बिग फार्मा का, वो इतिहास है। यानी 100 साल पहले 1910 के करीब जो मेडिकल स्कूल थे अमेरिका में, उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। वहाँ हर प्रकार का मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, नेचुरोपैथी भी पढ़ाई जाती थी। लेकिन रॉकफेलर फाउंडेशन ने एक फ्लेक्सनर रिपोर्ट
निकलवाई थी उस समय, एक फ्लेक्सर कमीशन बैठवाया और सारे जो अमेरिका के जो मेडिकल स्कूल थे उनका एक सर्वे कराया, और फ्लेक्सर ने जो रिपोर्ट दी रॉकफेलर फाउंडेशन को, उसमें यह कहा गया कि अमेरिका में जो मेडिकल स्कूल चल रहे हैं अलग अलग, इनमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, जो मर्जी जो पढ़ा रहा है ये नहीं होना चाहिए, हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज करिकुलम के नाम पे इन्होंने बिग फार्मा का कब्जा करा दिया, और इन्होंने क्या किया कि उन्हीं मेडिकल स्कूलों को फिर लाइसेंस मिलेगा जो ये बिग फार्मा का करिकुलम पढ़ाएंगे, जिसके अंदर ये केमिकल बेस्ड दवाइयाँ लोगों को दी जाती हैं, और जो नेचुरोपैथी और इस तरह की जो करिकुलम पढ़ा रहे हैं मेडिकल स्कूलों में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। यानी जैसे हम लोग बात करते हैं कि लगभग हर सभ्यता का अपना एक मेडिकल का कल्चर होता है, उनका उपचार की एक विधि होती है, उसको खत्म करके और एमबीबीएस की पढ़ाई क्या वही करा रहे हैं जो रॉकफेलर बता रहा है, या मतलब ये पूरा का पूरा खेल इसलिए करा गया कि हम लोग अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धतियां भूल जाएं? क्या कबीलों में तो डॉक्टर नहीं जाता तो वहां क्या इलाज नहीं होते, कुछ इस तरह से? मॉडर्न मेडिकल साइंस को कहते ही रॉकफेलर मेडिसिन है। 100 साल में इन्होंने पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस पे कब्जा किया, बिग फार्मा का कब्जा कराया, और जो करिकुलम भी मेडिकल स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो भी अप्रूव करती है आपकी बिग फार्मा कंपनियां, उनका इतना बड़ा होल्ड है। आज का जो डॉक्टर है जो मेडिकल स्कूल में पढ़ता है वो वही करिकुलम पढ़ता है जिसको बिग फार्मा ने अप्रूव किया है, जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री से निकला है। और जो डॉक्टर बनने के बाद वो आपका जो इलाज करता है वो सारा इन्फ्लुएंस होता है बिग फार्मा से, और डॉक्टर का काम आज केवल इतना रह गया कि आपके सिम्टम देख के आपको वो दवाई लिख के देता है, तो ड्रग पुशर का वो काम कर रहा है। और यही वजह है कि उनमें क्रिटिकल फैकल्टीज नहीं है। जब ये पनीर टिक्का जैसी चीजें थोपी गई तो भारत के जो डॉक्टर है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, ना तो उनकी रिसर्च की ट्रेनिंग है, ना वो आपके बता सकते हैं कि आप अपने आप को नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सा खान पान से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ये नहीं, वो आपको केवल दवाइयां लिख के दे रहे हैं। यहाँ भी आप अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले बाहर पर्ची कटवाएंगे, आप अंदर जाएंगे, आप अंदर जाके अपना सिम्टम्स बताएंगे, तो वो 2 काम करते हैं। सबसे पहले आपके ढेर सारे टेस्ट लिख देते हैं, आप जा करके वो टेस्ट करते हो, करवाते हो, फिर आते हो, फिर देखते हो, समझ में उसको पता नहीं कितना आता है कितना नहीं आता है, लेकिन वो सबसे पहले करते हैं ये दवाई लिख रहा हूँ, इसको 1 हफ्ते तक 3 दिन तक खा के देखो, फिर क्या होता है फिर देखते हैं जी। मतलब पहले दवाई खा लो, फिर देखते हैं क्या होता है। आपकी बॉडी को बेसिकली दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट बनाने का मुझे लगता है ये कोई खेल है। बिल्कुल। तो मॉडर्न मेडिसिन में ये जो एक लिंकेज बनी बिग फार्मा की और मॉडर्न मेडिसिन की, इसका मतलब जो पूरा करिकुलम भी जो स्कूल में पढ़ाया जाता है मेडिकल स्कूल में, उसमें भी इनका कंट्रोल हो गया बिग फार्मा का। वही बिग फार्मा जो आज पूरी दुनिया पे लोकतंत्र को भी खत्म कर रही है, यानी ये आपके शरीर पे कब्जा किया इन्होंने। जो हर कल्चर का अपना एक नॉलेज सिस्टम होता है, अपना एक मेडिसिन का सिस्टम होता है, उसको इन्होंने खत्म किया। जैसे मैंने बताया अमेरिका के अंदर भी डाइवर्सिटी थी जो इन्होंने खत्म कर दी 100 साल पहले, रॉकफेलर फाउंडेशन वगैरह ने। और यही चूंकि भारत तो फॉलो करता है पश्चिम को, तो भारत के अंदर भी यही हुआ। और भारत के अंदर भी हमारे अपने मेडिसिनल सिस्टम है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है, इतने ये सब खत्म किए गए। और ये एक फाइनल असॉल्ट है, ये जो आप 1.5 साल से देख रहे हो लोकतंत्र के खिलाफ जो काम चल रहा है, ये एक फाइनल असॉल्ट है। ये चाहते हैं कि भारत के जितने सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम, उनको खत्म करके ये थोपा जाए। और बल्कि पूरी साइंस को ये बदल रहे हैं, एक फेक साइंस, छद्म विज्ञान, एक फर्जी विज्ञान आपके ऊपर थोपा जा रहा है। आज ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी वो नहीं है जो आपको प्रकृति से मिली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो नहीं है जो आपको प्रकृति से मिली है, बल्कि ये पनीर टिक्का खा के आपको मिली है। यही आपको स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, बल्कि पढ़ाने से पहले, क्लासरूम में जाने से पहले ही आपके ऊपर थोप दिया गया। आपके छोटे छोटे बच्चे आज 2-2 साल के, 2.5 साल के, 3-3 साल के बच्चों को मास्क पहना के पेरेंट्स घूम रहे हैं। उनमें इतनी भी अकल आज नहीं बची, इतनी कॉमन सेंस नहीं बची कि वो अपने बच्चे के दम घोट रहे हैं। और यही स्कूलों में होगा। स्कूल में जब खुलेंगे तो बोला जाएगा कि मास्क पहन के आओ, सैनिटाइजर लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो। तो बच्चे को कौन सा विज्ञान पढ़ा रहे हो? हर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन उन्होंने बदल डाली। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब था कि कोई इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण फैलता है तो लोगों को वो होता है और उनमें अपने आप वो प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और पूरी आबादी उस पर रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। आप ये कह रहे हैं कि प्रतिरोधक क्षमता केवल पनीर टिक्का खा के आएगी। हर्ड इम्यूनिटी की बात तो बहुत दूर की बात है जो मैं आपकी बात बता रहा हूँ भाई, ऐड कर रहा हूँ। इन्होंने तो महामारी की डेफिनेशन ही बदल दी थी 2009 में, 2008 में ही, 2009 में जब ये स्वाइन फ्लू का स्वांग रचाया गया, उससे पहले वो स्वांग रचा कैसे? बिल्कुल फर्जी था। वो रचाया गया, उससे पहले इन्होंने
पेंडेमिक की डेफिनेशन को बदल दिया गया। हाँ। 2008 में ही ये काम हो गया। हाँ। और इसी तैयारी के लिए हुआ कि आगे चल के भारत पूरी दुनिया पे इस तरह का ये स्वांग रचाए जाएं। हाँ। और डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए। तो महामारी पेंडेमिक तो की डेफिनेशन को इन्होंने बदला। हाँ। उसमें डेफिनेशन जो पुरानी थी वो ये थी कि इतने लोगों को होना चाहिए, इतने लोगों की मौतें होनी चाहिए, ये स्पीड होना चाहिए। एक्सेस मोर्टेलिटी की बात थी कि इतने लोग यदि मरते हैं तब आप उसको महामारी घोषित कर सकते हो। हाँ। इन्होंने क्या किया, केवल केसेस कितने आ रहे हैं, केसेस बिल्कुल एक झूठी साइंस है, फेक साइंस है। हाँ। क्योंकि जो ये टेस्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल फर्जी टेस्ट है, इसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। क्योंकि हमें ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं, लोगों को अपने आप समझ जाएंगे वो। हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये एक टेस्ट है जो 2007 में लेकर के आई थी सरकार, खरीद लिए थे इसके वो, और 5 में ये बना था। हम फर्जी नहीं कहेंगे, लोग समझ लेंगे। हम नहीं कह रहे हैं फर्जी हैं वो, क्योंकि फिर वो वीडियो डिलीट कर देंगे ना साहब। हाँ, तो अभी क्या आ रहा है कि आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम लोग उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो बताएंगे आपको कि आपको जानबूझकर स्लॉटर किया जा रहा है। हम नहीं बताएंगे आपको, आप समझ जाएंगे। बट आपको ये खेल समझ में आना चाहिए कि कौन चला रहा है, कौन शामिल है, क्या नुकसान है। दिमाग तो आप में भी होगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रट्टे ही मारे हैं। जो माँ बाप इस टाइम पे बैठे हैं वो थोड़े बहुत आजादी के उन्होंने सांस ली है। चलो बच्चे तो गुलाम पैदा किए हमने, गुलाम जाते ही सबसे पहले वो अस्पतालों में छोटे जो कभी इसका पनीर टीका, कभी इसका टीका, कभी इसका वैक्सीन, वो तो हमने लगवाया। मतलब अभी चलो बीमारी तो बाद में आई। फिर स्कूल के अंदर हमने भेजा, मैडम ने जो बोला वो याद करो, उसने जो बोला वही करो, जो हम बह रहे हैं वही करो। मतलब वो हमने सोचने लायक हमारे बच्चे छोड़े नहीं। रही सही कसर इस डिजिटल पढ़ाई नहीं कर दी, ऑनलाइन पढ़ाई ने जो बच्चों को दिमाग खराब किया, जो सत्यानाश किया, उसका तो आप कहेंगे क्या। पूरे घरों के स्ट्रक्चर खराब कर दिए, बर्बाद कर दिया सब कुछ। तो हमारे बच्चों के तो दिमाग इन्होंने ब्रेन वॉश खत्म कर दिए हैं। पर माँ बाप अभी उस दौर के हैं जब वो जोड़ का पानी भी पी लेते थे। मैं उस दौर का आदमी हूँ जो सारा दिन हम डंगरों के साथ जोड़ में घूमे रहते थे। गोबर भी हमने खूब ढोया है, हमने खेतों में खूब काम किया है, मिट्टी में सारा दिन लथपथ पड़े हैं। गारा में घुस रहे हैं तो गारा में मिट्टी भी जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसका एक फायदा ये हुआ, हमने कभी दवाइयाँ नहीं खाई है। उसके फायदे ये होते हैं कि हम लोग, मुझे 25 साल हो गए, कोई बहुत बड़ी हमने दवाइयाँ, जब कभी इमरजेंसी में कहीं घूमने गए और वहाँ हमारे को ठीक होना है, अगले दिन घूमना है, तो बेशक हमने बुखार की दवाई खा ली हो, नहीं तो हम तो मेडिसिन सिस्टम से ही दूर रह गए। और यही कारण है कि मेडिसिन सिस्टम से दूर होने के कारण हम लोग बचे रह गए। मन में विकार नहीं है, लोगों के लिए कोई गलत भावना नहीं है, उस वजह से शरीर में विकार आने बंद हो गए। लोगों ने ये ज्ञान अपने बच्चों को देना बंद कर दिया। तो हमारा मकसद है उनको सच्चाई से रूबरू कराना। हमें उनको ये नहीं बताना कि तुमने क्या करना है, वो समझ जाएंगे। और तो ये आपको काम करना है कि आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि वो लोग, ये जो आप नचिकेत मोर कौन था, और ये इस खेल को कैसे मतलब आगे बढ़ाया इन लोगों ने भारत के अंदर। तो भारत में देखिए गेट्स फाउंडेशन वगैरह को घुसाया गया 2003 में। और ये गेट्स फाउंडेशन का भी मैं आपको खेल बताऊं कि इनकी आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है भारत में। एज ए पब्लिक ट्रस्ट हो या एज ए सोसाइटी हो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो, ये ऐसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। और बहुत बड़े अमाउंट में पैसा आ रहा है और यहाँ पे खरीदा जा रहा है लोगों को और पॉलिसीज को बनाया जा रहा है। तो गेट्स फाउंडेशन केवल पब्लिक हेल्थ में काम नहीं करती। पब्लिक हेल्थ में गेट्स फाउंडेशन का वही काम है जो रॉकफेलर फाउंडेशन का पिछले 100 साल से है। तो रॉकफेलर फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन इन कॉन्सर्ट काम करती हैं। और ये जो 20 साल में इन्होंने ग्लोबल हेल्थ का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। ग्लोबल हेल्थ नाम की कोई चीज नहीं थी 20 साल पहले, ये अब बनी है। क्योंकि ये ग्लोबल हेल्थ नहीं है, ग्लोबल इंपीरियलिज्म है। इसके ऊपर ये डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए हेल्थ को इन्होंने हथियार बनाने का काम किया। जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें WHO आ जाता है, उस पर भी इनका कब्जा हुआ, उसके पूरे एजेंडा पे इन्होंने कब्जा किया। और सरकारों पे भी इन्होंने कब्जा किया, सरकारों के पब्लिक हेल्थ पे भी कब्जा किया। जैसे भारत में इन्होंने PHFI बनाई जिससे पूरे पब्लिक हेल्थ पे इनका कब्जा हो गया, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन वगैरह का। वैसे ही इन्होंने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पे किया। WHO में इस समय WHO के डायरेक्टर जनरल है, ये भी गेट्स के ही आदमी है, ये भी उनकी सांठगांठ है जिससे इनको अपॉइंट किया। हम ये कह सकते हैं कि वही लोग उन WHO को बता रहे हैं, वही लोग यूनाइटेड नेशंस को बता रहे हैं। हो सकता है यूनाइटेड नेशंस का जन्म भी इसलिए हुआ हो कि पूरी दुनिया के अंदर पेनिट्रेशन कैसे कराई जाए।
पूरी दुनिया के लोगों के अंदर, सरकारों के अंदर कैसे घुसा जाए। WHO का भी गठन इसीलिए हुआ हो कि रॉकेफेलर के थ्रू जो पूरी दुनिया को ये मेडिकल इंडस्ट्री कैसे दी जाए। यहाँ तक कि मैं इस बात का आरोप लगा रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मौजूदा प्रधानमंत्री, भी बिके हुए हैं। अगर वो बिके हुए नहीं होते तो वो वही भाषा नहीं बोलते जो बिल गेट्स बोल रहा है। 2000 अगर मैं 18 की बात करूं, 2018 या 16 में मेरे ख्याल से बिल गेट्स ने एक लाइन बोली थी कि इनके फार्मर्स की आय दुगनी 2022 में कर देंगे हम। पहले ये बिल गेट्स ने बोली नीति आयोग की अपनी मीटिंग के अंदर, जिसका चेयरपर्सन जो है वो प्रधानमंत्री होता है, अपने आप से मतलब है ना जी। और फिर वो वही लाइन फिर प्रधानमंत्री ने बोली अपनी। और ये हमारे नीति आयोग के जो एक प्रोग्रेसिव फार्मिंग के एक एजेंडा है, उस एजेंडा के पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में पूरी डिटेल में बताया भी था। यानी कि जब प्रधानमंत्री स्टेज से खड़ा होकर के कहता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम की चीज लेकर के आता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है। जब प्रधानमंत्री कहता है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, तो वो कपिल भाई की बात को बिल्कुल प्रूव कर रहा है। जब हम ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके ऊपर 1-to-1 अटैक किया जाएगा, तो वो कपिल भाई की बात को कर रहा है कि ये जो UHID बनाने का खेल है, ये जो आधार कार्ड बनाने का खेल है, ये जो फैमिली ID बनाने का खेल है, परिवार की जो PPP बनाने का जो खेल है, ये सारा का सारा मेरे ख्याल आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, यूनिकनेस को। आपकी जानकारी बिल्कुल। तो डिजिटल ID बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। और इसको आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि इस दुनिया में जितने इंसान हैं सबकी डिजिटल आइडेंटिटी बन जाए। जैसे जानवरों को टैग करते हैं वैसे ही, क्योंकि ये एक डिजिटल दुनिया बना रहे हैं, जो नया पूंजीवाद बना रहे हैं, ये सब एक डिजिटल दुनिया है जिसके अंदर ये टोटल कंट्रोल चाहते हैं, टोटल सर्वेलेंस चाहते हैं। तो हर व्यक्ति पे कंट्रोल तब होगा जब उसकी डिजिटल आइडेंटिटी बन जाएगी, उसका सारा डेटा इनके पास होगा। तो ये डेटा इकट्ठा करने का भी काम चल रहा है, जिसको बिग डेटा कहते हैं। तो बिग डेटा कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डेटा इज द न्यू ऑयल। जैसे पहले ऑयल मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री पहले जो डोमिनेट करता था वो दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति थे। जैसे रॉकेफेलर मैंने आपको बताया वही थे, आज रॉकेफेलर जो है वही काम कर रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, मतलब डेटा जिसके पास होगा वो आपको कंट्रोल करेगा। तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी द्वारा सारा डेटा बड़ी कंपनियों को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये काम कई सालों से चल रहा है। गूगल के पास आपका डेटा है, फेसबुक के पास आपका डेटा है, और गूगल फेसबुक के खिलाफ आज भारत सरकार एक शब्द नहीं बोल सकती। गूगल फेसबुक नई ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत पे काबिज हो चुके हैं। ये आपकी जिंदगियों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपके इलेक्शंस को भी कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, हाँ, तो ये आपके इलेक्शंस को, और भारत सरकार उसमें उनकी मदद कर रही है। ये डिजिटल आइडेंटिटी देके पहले इन्होंने आधार किया, आधार का पूरा प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया। एक कॉर्पोरेट सेक्टर के हमारे नंदन नीलेकनी की जो खास दोस्त हैं बिल गेट्स के, इन्होंने 2008 से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है, आपके ऊपर थोपा है। आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि इसका फायदा क्या हुआ है। इन्होंने आपकी आइडेंटिटी खत्म कर दी, बल्कि अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस देश के वासी हैं, जो हम हजारों साल से हमारे पुरखे इस धरती पे रह रहे हैं। इन्होंने उस आइडेंटिटी को खत्म करके अब आपको हर एक चीज को प्रूव करना पड़ेगा बायोमेट्रिकली। तो बायोमेट्रिकली प्रूव कीजिए कि आप वो हैं जो हैं, यानी मैं कपिल बजाज हूं तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा मैं कपिल बजाज हूं। तो आपको और कोई फायदा नजर नहीं आया। अब ये जो पनीर टिक्का खिला रहे हैं, इसका भी खेल डिजिटल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो नया सिस्टम ला रहे हैं, आपको पनीर टिक्का के आपका जो स्टेटस है उसको इन्होंने आपकी डिजिटल आइडेंटिटी से जोड़ दिया है। और डिजिटल हेल्थ मिशन में ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड लेके आ रहे हैं, जो पिछले साल ही अनाउंस कर दिया था 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री ने, और अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये आपको वही डिजिटल आइडेंटिटी देने के लिए है, जो कि एक इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोजेक्ट है, ID 2020 जिसको कहते हैं। साथ में फूड सप्लाई कंट्रोल को करने का भी खेल चल रहा है। बिल्कुल, तो ये चाहते हैं फूड सप्लाई पे भी एक पूरा कंट्रोल, क्योंकि जो नया सिस्टम, ये नई व्यवस्था आपके ऊपर थोपना चाहते हैं, वो तब होगी जब इनका पूरा कंट्रोल इन चीजों पे हो जाएगा। तो फूड सप्लाई में आप देखिए 3 काले कानून जो आए कृषि के, ये लेके आए इसी इमरजेंसी के दौरान। जबकि आपकी पार्लियामेंट जो है उसके सत्र लगने बंद हो गए। जब लॉकडाउन लगे तो पार्लियामेंट जो है चुपचाप बैठ गई और उसके सेशन होने बंद हो गए। जो आपकी हायर जुडिशरी है उसने अदालतें लगानी बंद कर दी, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालतें लगा रहे हैं। तो यानी आप देखिए कि भारत का लोकतंत्र एक तरह से कोलैप्स हो गया, यानी जब ये व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई। तो उसी दौरान इन्होंने ये 3 पहले तो ऑर्डिनेंस निकाल दिए, जबकि जब पार्लियामेंट लग नहीं थी तो आप ऑर्डिनेंस क्यों लगा रहे हो, कौन सी इमरजेंसी है। ये 3 इन्होंने कृषि के ऑर्डिनेंस निकाले, और फिर इन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया पिछले साल 2020 में जून में,
और ये पार्लियामेंट सेशन केवल इसलिए बुलाया गया कि ये जो काले कानून है ये पास किए जाएं, और बिना डिस्कशन के ये कानून पास किए गए। और बल्कि पिछले डेढ़ सालों में इन्होंने ऐसे ऐसे कानून पास किए हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपके ऊपर जिसका बारे में आपको पता ही नहीं, इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई पार्लियामेंट के अंदर। तो भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। अब ये देखिए किस तरीके से हुआ है। तो ये कानून लाए गए ताकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव किया गया, जमाखोरी को इन्होंने खुली छूट दे दी, और उसका असर आप देख रहे हो। आज एडिबल ऑयल के प्राइस कहां से कहां पहुंच गए। यही सब होने वाला है आपके आटा दाल चावल हर एक चीज के साथ, क्योंकि ये जमाखोरी करा रहे हैं। ये जो बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी, उनको ये कंट्रोल दे रहे हैं। ये छोटे जो बीच में आड़ती हैं उनको भी निकालना चाहते हैं। यानी नीचे से जो फूड की सप्लाई है और कंट्रोल है वो ऊपर जाए। इसको कौन सा कंट्रोल बोलते हैं? बायलैटरल क्या बोला था आपने? जी, तो नीचे से टॉप डाउन कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं पूरी फूड सप्लाई पे। यानी कि बड़ी खाना भी कंट्रोल हो गया, पेट्रोल डीजल भी कंट्रोल हो गया, स्कूल लगने बंद हो गए, और अस्पतालों में डॉक्टर भी आपके कंट्रोल हो गए। और आपने अगर पनीर टीका ले लिया है तो क्या आपको इंटरनेट के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है? हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी बॉडी पर चिप लगने लग जाए कि इससे पता चलेगा अमित शाह आपके अंदर है कि नहीं। मतलब वायरस, जी मतलब मैं अमित शाह को वायरस बोल रहा हूँ और वायरस को अमित शाह एक ही बात है। तो ये पता चल जाएगा कि अमित शाह आपके अंदर है कि नहीं है। तो उसके लिए कोई मतलब आपको टैटू बनवाना पड़ता है, डिजिटल आईडी बनवानी पड़ती है, आपको चिप लगवानी पड़ती है। तो वो चिप का काम क्या है? जब हमें घड़ी बांधते हैं, एक नया स्वास्थ्य का वो हेल्थ बैंड आता है ना, वो क्या करता है आपकी बॉडी में आपने कितने कदम चले, कितने सांस चढ़े, कितना रेस्पिरेटरी क्या था, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या था, आपका बीपी कितना था, हार्ट बीट, सब कुछ बताता है वो। और वो उस डेटा को मोबाइल पे ट्रांसफर करता है। तो यानी कहने का मतलब अगर मोबाइल पे ट्रांसफर कर दिया तो फिर उसको अमेरिका भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जब आपके शरीर से डेटा अमेरिका ट्रांसफर किया जा सकता है, तो क्या अमेरिका से आपको यहाँ बैठ के कंट्रोल नहीं किया जा सकता? भाई आपके शरीर को भेजा जाए। दिमाग कैसे काम करता है कि दिमाग आपके शरीर को आदेश भेजता है और शरीर उस हिसाब से काम करता है, यानी दिमाग आपका सोचने का काम करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू आपको सोचने के लिए डेटा वहीं से आएगा तो आप क्या बचे? मतलब मौज करो, यू ओन नथिंग एंड बी हैप्पी। बिल्कुल। तो बिग डेटा एक जरिया है आपके शरीर पे भी कंट्रोल करने का। आपका मेडिकल डेटा इनके पास होगा। ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड आपका बना रहे हैं, ये चाहते हैं आपके शरीर की सारी जानकारी को ये इकट्ठा करें, जिससे आपके शरीर पे इनका पूरा कंट्रोल हो जाए। आपकी बॉडी की ऑटोनॉमी पे पहले ही हमला हो चुका है। आपको ये पनीर टिक्का जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, जो कि मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। कि ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितने इंसान बचते हैं सबको हम पनीर टिक्का खिलाएंगे। और ये कौन कह रहा है? ये मॉडर्न, ये आपके डॉक्टर नहीं कह रहे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, ये वो जो इस पूरे बिग फार्मा को रिप्रेजेंट करते हैं वो कह रहे हैं। बिल गेट्स जैसे लोग जो पॉलिटिकल साइंस का मास्टर जो है वो बता रहा है मेडिकल इंडस्ट्री में तुम्हें क्या करना है। तो ये सब कुछ जो एजेंडा है ये कोई मेडिसिन का एजेंडा नहीं है। यानी मेडिसिन पे भी हाईजैक हो चुकी है, वो भी एक फेक साइंस उसमें इम्पोज की जा चुकी है। लेकिन ये आज कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी ये बात नहीं कह रहा। आप किसी अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या एक बीमारी जो सर्दी जुकाम जिसमें आपकी सर्वाइवल रेट 99% से भी ज्यादा है, क्या उसके लिए आप पूरी दुनिया की पूरी मानव जाति को पनीर टिक्का खिलाओगे क्या? तो ये कोई डॉक्टर नहीं कह सकता इतनी बेवकूफ। तो ये आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, यानी आपकी बॉडी का ऑटोनॉमी को भी खत्म कर रहे हैं। ये जो पनीर का कोई खेल होने वाला है जी, तो मैं आपको बिल्कुल ये चाहते हैं पूरे मानव समाज को डेटा द्वारा कंट्रोल करना चाहते हैं, बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स द्वारा कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके लिए एक ह्यूमन कैपिटल बॉन्ड मार्केट बन रही है, जिसको आप सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स भी कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े हेज फंड्स अपना पैसा लगाएंगे। यानी एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी ये मार्केट बना रहे हैं। उस मार्केट में पैसा लगाया जाएगा और उसमें निवेश जो होगा उसके रिटर्न्स होंगे जो ये कमाएंगे। तो ये है सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट। इसके अंदर गवर्नमेंट एक तरफ एंटिटी है, एक तरफ आपकी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनियां होंगी, पूंजीपति हैं, हेज फंड्स वगैरह हैं जो पैसा लगाएंगे, और तीसरा आपकी एनजीओज होंगी जो इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगी। जैसे बच्चे हैं, वहां पे देखेंगे एजुकेशनल बैकवर्डनेस है यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे ये क्या करेंगे, उसको एक मार्केट बना दी, उनका एक सर्वे होगा, उसके ये पहले से मैट्रिक्स तय कर देंगे कि बच्चे की लिटरेसी को ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये बना दिया। अब उस पर वो मार्केट बन गई। ये सारा काम ये करेंगे जो हेज फंड्स के अप्रूवल से होगा, और इस प्रोजेक्ट को उनकी लिटरेसी इंप्रूव करना और ये सारा जो प्रोजेक्ट होगा इसको इम्प्लीमेंट करेगी। मैट्रिक्स पहले से तय हो गए, पैसा
उसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी ये एनजीओज और पैसा लगाएंगे ये हेज फंड्स। अगर वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया और उन मैट्रिक्स पे वो बच्चे खरे उतरे, केवल उन मैट्रिक्स पे, तो उसको सक्सेस माना जाएगा और फिर ये जो गवर्नमेंट होगी सारी पेमेंट करेगी इन्वेस्टर्स की और उसके अंदर मोटा उनका प्रॉफिट होगा। तो आपके बच्चों को मार्केट का जरिया बना दिया गया। मैट्रिक्स को कैसे भी ये आगे पीछे कर सकते हैं और मार्केट का जरिया बन गया। जो सरकारी स्कूलों की जो जिम्मेदारी थी बच्चे को एजुकेट करने की और बच्चे को, वो खत्म हो गई, वो तो ऑब्वियसली खत्म। और ये सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट से एजुकेशन का पूरा कारोबार चलेगा। यानी कि अभी जो गांव के अंदर लाल डोरा तोड़ करके इन लोगों ने गांव की जमीनों को बेचने का जो सिलसिला चलाया है, जितनी भी उनकी शामलात की जमीनें हैं, जितने स्कूल हैं, जितने सरकारी अस्पताल हैं, डंगरों के अस्पताल है, पावर हाउस की जमीन है या और कोई जमीन भी है, मतलब उस सारी जमीन को बाकायदा सरकार अपने नाम कर चुकी है। ऑलरेडी चल भी रहा है प्रोसेस जहां रहता है। एक आधा समझदार सरपंच था जिसने नहीं किया, कोई ग्राम सभा थी उसने वो प्रस्ताव वापस ले लिया या वापस उस स्कूल को निरस्त करवा दिया। तो बहुत कई जगह पर बहुत विरोध भी हुआ इसका, बहुत जबरदस्त। तो अगर जमीन नहीं बची गांव के ऊपर, तो जिस तरह से गांव पहले स्वावलंबी था और अपने आप स्वायत्तता के साथ जी सकता था, तो आने वाले वक्त में तो फिर ये तय है कि वो फिर इनके ऊपर इनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा पूरे गांव को। ये गांव की स्वायत्तता को, उसकी ऑटोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। ये जो 3 कृषि कानून आए वो आपने देखे, ये सारे पब्लिक एसेट्स बेचने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया पंचायत की जमीनें तक ये बेच रहे हैं, सरकारी स्कूलों को ये पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये जितना पब्लिक एसेट्स में जो हमारे सरकारी स्कूल बने और ये सब चीजें ये प्राइवेटाइज करा रहे हैं और ये एक नई मार्केट बना रहे हैं जिसको सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट कहते हैं, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और पूरे सोशल सेक्टर का काम चलेगा। ये अपना और क्या क्या था अपना CBD, ये क्या था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हाँ, इसका क्या है, जैसे अभी आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से आपने खबरें सबने पढ़ ली होंगी कि जहां ये आ रहा है कि बहुत जल्दी डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी दिसंबर में। वो डिजिटल करेंसी क्या है, क्या ये बैंक डूबने वाले हैं या ये नोटबंदी वाला कोई सीन दोबारा से होने वाला है, और वो क्यों होने वाला है, ये सवाल है जी। तो ये पूरा मॉनेटरी सिस्टम पे ये कंट्रोल चाहते हैं ताकि वो आपके ऊपर भी पूरा कंट्रोल कर सकें। 2016 में डीमोनेटाइजेशन लॉन्च किया गया, वो एक टेस्टिंग थी, वो एक टेस्टिंग थी, एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक बेवकूफ है। और ये देखिए एक तरह की वो सर्जिकल स्ट्राइक थी आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी में। जो भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, करोड़ों लोगों को। हर ये जो ठेले वाला है जो सामान बेच रहा है, आपको हर एक चीज आपको सस्ते दाम पे मिलती है, सस्ते से सस्ते दाम पे। वो भारत का असंगठित क्षेत्र, और उसमें ऑटोनॉमी है, लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और समाज का भी भला कर रहे हैं। उनका कम से कम दाम में वो चीजें और सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहला हमला किया हमारे असंगठित क्षेत्र पे, वो डिमोनेटाइजेशन द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक कराई और नोटबंदी करके इन्होंने ये उसका इतना बड़ा नुकसान किया। अब ये दोबारा हुआ है 2020 में, जब इस पूरे के नाम पे, कोरोना महामारी के नाम पे इन्होंने लॉकडाउन लगा दिए और अब इनका एक और नोटबंदी का है। अब एक फाइनल नोटबंदी करके ये चाहते हैं कि पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाए और नोट जो है पूरे कैश को ये बैन कर देना चाहते हैं। ये भी एजेंडा है इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसमें सारा कंट्रोल आपका, जितने ट्रांजैक्शन समाज में हो रहे हैं, और हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी जो चलती है उसके अंदर एक फ्रीडम के बिना वो चल नहीं सकती जब तक आपके पास मॉनेटरी फ्रीडम ना हो। और वो सारे ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल आ जाएगा बड़े बैंकों का और सरकार का, क्योंकि सरकार भी उन्हीं के साथ मिली हुई है। तो सरकार कहें या बड़ी कंपनियां कहें, बड़े बैंक कहें, एक ही बात हो गई। तो इनका कंट्रोल आ जाएगा और आपका बिहेवियर अगर पसंद नहीं आता तो आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन रोके भी जा सकते हैं। तो अभी RBI जो है, भारत का जो सेंट्रल बैंक है, वो डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा है, जिसको हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं। दिसंबर में उनकी रिपोर्ट आनी है, तो हो सकता है अगले साल ही ये नया सिस्टम आ जाए और नोटबंदी से आपका ये सारे नोट वोट बंद करके ये सारा सिस्टम डिजिटल करेंसी का कर दें, जिससे सारा कंट्रोल इनके हाथ में चला जाएगा। यानी अभी हमारे मनोहर लाल खट्टर का कल का प्रेस बयान था और आज ये सारे अखबारों में आया भी होगा। आज का मतलब है मेरा 12 अक्टूबर है आज, तो क्योंकि वीडियो हो सकता है बाद में अपलोड हो, तो 12 अक्टूबर का बयान के अखबारों में आज आया होगा सब जगह पे कि मुख्यमंत्री खट्टर ने ये ऐलान किया है कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है
कि आप सारी योजनाओं का समाज में वितरण तय करने के लिए पब्लिक वो जो फैमिली आईडी है, पीपीपी क्या बोलते हैं उसको, परिवार पहचान पत्र, इसके जरिए करना सुनिश्चित करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये परिवार पहचान पत्र का एकमात्र मकसद है इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साथ जोड़ना, आपके सोशल क्रेडिट सिस्टम के साथ जोड़ना, आपके पनीर टिक्का लेने के साथ जोड़ना, आपके शरीर के अंदर वो चीजें डालना जिससे आपको कंट्रोल किया जा सके। यानी कि आने वाले वक्त में अगर आपके परिवार के एक मेंबर ने भी ये सर्विस नहीं ली है, उनकी सेवाएं और उनका ये अमृत प्याला नहीं पिया है, तो वो पूरे परिवार की इनकम को या उनके सोशल क्रेडिट को भी खत्म कर सकती है। ये खेल है जी। ये सोशल क्रेडिट सिस्टम जो ये पूरी दुनिया में इम्पोज करना चाहते हैं, ये बिहेवियर कंट्रोल की इसमें है। ये आज 1.5 साल से आप देख लीजिए, सरकार एक प्रोजेक्ट तक चला रही है जिसको नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कहते हैं। ये भारत सरकार चला रही है जिसमें आपके बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है। तो ये इनका जो मकसद है वो आपके बिहेवियर को चेंज करना है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना है। तो सोशल क्रेडिट सिस्टम भी वही होगा कि आपको टोकन मिलेंगे। अगर आपका बिहेवियर कंप्लायंट बिहेवियर है तो आपको उसका टोकन मिलेगा पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो आपका वो टोकन उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये एक सोशल कंट्रोल सिस्टम है। यूबीआई जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में लाना चाहते हैं लोगों को बर्बाद करके, पहले तो लोगों की ऑटोनॉमी खत्म कर दी, पूरे इन्होंने इनफॉर्मल इकोनॉमी को तबाह कर दिया। आज लॉकडाउन लगा के और इन तरीकों से कि आज लोग अपनी रोजी रोटी कमाने लायक नहीं बचे। अब ये कहेंगे कि आपको खैरात मिलेगी सरकार से, अगर आप सरकार की बात को मानोगे तभी, उसकी कंडीशन है, उसकी शर्त है, और तब आपको ये खैरात मिलेगी जिसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम कह रहे हैं। और ये जरिया होगा आपको कंट्रोल करने का, ये आपको, और इसमें ये सब डिजिटल ट्रांजैक्शन से होगा क्योंकि ये कैश को खत्म करना चाहते हैं। तो यानी आपकी ट्रांजैक्शंस को रोका जा सकता है उससे। तो ये सब कुछ आपको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है ये सारा। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई चलो किसी को कुछ करना भी नहीं पड़ता है, घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, घर बैठे अनाज मिल रहा है, तो फिर आपको किसी लिए दौड़ना पड़ेगा, भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, तो अच्छी तो चीज है क्या। लेकिन ये कॉर्पोरेट कंट्रोल का एक मैकेनिज्म है। कॉर्पोरेट जिनकी नीयत इस हद तक खराब है कि आप देखिए कि जो आपके शरीर की ऑटोनॉमी को खत्म कर चुके हैं, क्या ये आपको जिंदा छोड़ेंगे। सवाल ये होता है कि अगर आपके शरीर की बॉडीली ऑटोनॉमी भी चली गई इन लोगों के पास जिसमें बिग फार्मा भी है, तो क्या आप जिंदा रहेंगे। यानी और भगवान बनने के चक्कर में है, बिल्कुल हम जिसको चाहे वो जिंदा रहे, जिसको चाहे बिल्कुल। तो ये डीपॉपुलेशन का भी एक एजेंडा है इनका हो सकता है मतलब। और 1.5 साल से हम देख भी रहे हैं कि कितने लोग मरे हैं। इस साल की मोर्टेलिटी आप देखिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पनीर टिक्का जिनको दिया जा रहा है वो कब तक जिंदा रहेंगे। ये जो भारत की पनीर टिक्का की जो इनकी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है कोविन का, भारत सरकार का, उसमें ये कह रहे हैं कि 8 बार आपको पनीर टिक्का खिलाएंगे ये, यानी कोरोना का। और जब तक ये आप खाएंगे उसके बाद नई महामारी आ चुकी होगी। बिल गेट्स जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को, और 18 सितंबर को जो छपा था, और उसमें ये कह रहे हैं कि mRNA की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चाहिए। हाँ। यानी पूरे भारत की आबादी करोड़ों लोगों को ये खिलाना चाहते हैं। हाँ। उनकी मर्जी के बिना, और उसी से आपका सार्वजनिक जीवन में प्रवेश मिलेगा। पनीर टिक्का अगर आपने खाया हुआ है तभी आप सार्वजनिक जीवन में जा सकते हैं। मंदिरों में प्रवेश आप देख लीजिए, आज मंदिरों में प्रवेश बंद हो गया। मैं आपको ये बता रहा था कि देखो हम लोग किसी के विरोध में, किसी के पक्ष में, अगर मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मुझे नहीं लेना ये, मुझे ये अमृत प्याला नहीं पीना, मेरा शरीर एकदम से सही है। क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग ऐसे मिले मुझे इस दौरान कुछ गाँव के अंदर भी, जो कहने लगे हमने तो प्याला पी रखा, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अरे भैया किस हुआ मतलब होने के बाद होना जरूरी है क्या। मैं ये कह रहा हूं किस चीज के लिए लिया तुमने। भाई ये थोड़ी है कि भाई बोला ताई क्यों रोवे है, बोला भाई खाली बैठी थी सोचा रोए लूं। तो ये लोग थे बोला और कुछ काम नहीं था सोचा ये टीका ही ले लूं। भाई ये मतलब ऐसा नहीं है। आप जिस बीमारी के लिए ले रहे हो क्या वो वाकई में इतनी खतरनाक है। दूसरी बात, जो आदमी नहीं लेना चाहता है क्या उसकी उस मर्जी को वैल्यू दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। अगर आपकी इस बात को, जो आपका संवैधानिक अधिकार है, अगर उसको सरकार मान नहीं दे रही, अगर उसको सरकार इज्जत नहीं दे रही, अगर उसकी रक्षा नहीं कर रही सरकार, तो इसका मतलब वो आपके संवैधानिक अधिकार की हत्या कर रही है। और यह खतरनाक है कि समाज के किसी एक भी आदमी के साथ गलत क्यों हो,
तो हमारा यह मकसद है कि अगर कोई आदमी संविधान के अंदर, देश के अंदर किसी भी एक व्यक्ति को अगर इस वजह से अलग करके देखा जाए कि वो उन गधों में शामिल नहीं हुआ या वो उन गधों में शामिल है, दोनों ही केस में, जो इस बिग फार्मा के कॉन्सेप्ट के अंदर जबरदस्ती जाना चाहते हैं, मैं उनको गधा बोल रहा हूं, जो जानबूझकर जाना चाह रहे हैं उस जाल के अंदर, सामने नजर आ रहा है, आपके सामने इतना बड़ा जाल पड़ा है, सामने नजर आ रहा है आपकी आने वाली संतानें खत्म होने की कगार पर हैं, और उसके बाद भी अगर आप घर पे बैठे ऐश कर रहे हैं, एसी में बैठे टेलीविजन का मुंह देख रहे हैं और वो आपको जबरदस्ती वो चीजें फीड कर रहा है जो वो चाहते हैं, आप सारा दिन अगर अपना स्क्रीन खोल के उस माइंड कंट्रोल के प्रोग्राम का शामिल हो रहे हो, अगर आप सारा दिन उस सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके हर मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुए है, अगर आप फिर भी उनके ट्रैप में फंसते जा रहे हो, तो मैं आपको यह कहता हूं कि आप अपने आने वाली, फिर हम लोग अपने आने वाली संतानों की बर्बादी के लिए अभिशप्त हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को यह श्राप हो चुका है कि भारत इस युग में खत्म होगा। ये पूरा का पूरा प्लान्ड एजेंडे को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप आने वाले वक्त में बहुत पछताएंगे। इसलिए हम लोगों के लिए जरूरी है, भाई हम तो क्या करेंगे, हम तो उन लोगों को इनवाइट भी कर लेंगे जो पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की चीजों को नहीं चाहते हैं। हम कहेंगे आ जाओ, इनवाइट करते हैं, अपनी दौलत ले आओ, इस बैंकों के डूबने से पहले और इससे पहले आकर के हम एक जगह बसा लेंगे जहां हम एक अपना किला बना लेंगे और किसी को एंट्री नहीं देंगे, नो फ्लाई जोन होगा, वहां कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगी, हमारे पास कोई पैसा नहीं होगा, हम अपना सर्वाइव कर लेंगे अपने बीज बो करके। लेकिन उन लोगों का क्या जो ये इसमें शामिल हो चुके होंगे? तो अभी वो क्रांतिकारी लोग जो चाहते हैं अपनी जनरेशन्स को बचाना, उनको आगे आना होगा, उन लोगों को बोलना होगा। और अगर मान लीजिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अगर प्रधानमंत्री पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उसने इंप्लीमेंट करना ही करना है, तो हरियाणा और पंजाब के लोग तो आपके जाल में नहीं फंसेंगे, ये तो तय है। तो हरियाणा के लोग हो सकता है आने वाले वक्त में हरियाणा को एक नया सोवरेन स्टेट की ही उपाधि दे दें। हमें चाहे चाइना से बात करनी पड़े, चाहे रशिया से बात करनी पड़े, चाहे किसी से बात करनी पड़े, हमें चाहे अपने आप से बात करनी पड़े, चाहे हम अपनी बलि दें, लेकिन हम आपकी इस गुलामी के षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे, ये तय है। हरियाणा तो आजाद हो रहा है, हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, पूरे देश को विरोध करने की जरूरत है। ये बहुत कम चांसेस हैं कि हम उस विरोध के षड्यंत्र के अंदर शामिल हों। तो हम 17 या 18 तारीख को हम लोग यहाँ से चलेंगे, हम महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, अभी बीच में छत्तीसगढ़ भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, हो सकता है जाते हुए भी आते हुए भी उन लोगों से भी बात करें। जो लोग इस रूट पर आते हैं, जो चंडीगढ़ से और महाराष्ट्र, अकोला, नागपुर उस रास्ते पर आते हैं, वो लोग मुलाकात भी कर सकते हैं, अपने अपने गांव में प्रोग्राम्स भी रख सकते हैं। और आने के बाद और कोई यहाँ पर आकर के कहता है, जैसे फिर राजस्थान में हमको जाना है, नागौर जाना है, गंगानगर जाना है, तो फिर उन लोगों को भी हम लोग जगाने के लिए जाएंगे। आप लोगों को जानकारी लेनी है, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कपिल भाई को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है DRDEV7, 7 न्यूमेरिक में 7 ऐसे जैसे लिखते हैं, DRDEV7 @DRDEV7 करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी करके, क्योंकि फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर तो ये वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है, तो असली वीडियोस जानकारी वाले हम वहां डालते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि टेलीग्राम को भी हाईजैक कर लिया जाए, तो हम एक अल्टरनेट चैनल पे डाल दिया करेंगे। लेकिन जागरूकता का ये अभियान रुकना नहीं चाहिए, आप जागरूक करते रहिए अपने अपने इलाके के अंदर। जानकारी लेने के लिए हम लोग इकट्ठे होकर के कोई ट्रेनिंग सेशन कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पर तो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत से लोग इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते ज्ञान की बातों में, उनको तो वो जो सोशल मीडिया पे गंद वो लोग फैलते हैं, उनको वही देखने में ज्यादा मजा आता है। जिसमें कबाड़ चल रहा है उनके व्यूज होते हैं मिलियंस में, हम जैसों के व्यूज होते हैं कैलकुलेटेड से कि हैं, वो वीडियोस लंबी चलती हैं, हम लोगों की वीडियोस जो है वो नहीं चलती हैं। बट फिर भी एनी हाउ हमारा काम है जितना हमसे पहुंचा जाए आप तक पहुंचना, आप पहुंचिए। तो इसमें और कौन सा पॉइंट ऐसा रहता है जिसमें हम ये लोगों को समझा सकें कि जहां से ये गेम चल रहा है वही लोग पेस्टिसाइड की कंपनियां बना रहे हैं, वही लोग कैंसर के अस्पताल खोले हुए हैं, उन्हीं लोगों की दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं। यानी कि आपको खाने को भी वही दे रहे हैं, फिर बीमार होने के बाद अस्पताल में दाखिल होने तो भी वही दे रहे हैं, दवाइयां ले वो तो भी वही दे रहे हैं, डॉक्टर्स को भी वही चला रहे हैं। इसका मतलब आपका सारा पैसा हर जगह से उन्हीं की जेब में जा रहा है।
तो जितनी आप बड़ी खरीदारी कर रहे हो, जो आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब इसके शामिल हैं, गूगल, जितना आप सोशल मीडिया चला रहे हो, जितना आप मल्टीनेशनल कंपनी से, जितना ब्रांडेड कंपनियों से सामान खरीद रहे हो, सब का सब आपको गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा है। हमारे गांव के युवाओं के पास कितना कितना टैलेंट है। क्यों नहीं हम अपने गांव के युवाओं को इतना टैलेंट बनाए कि वो खड़े होकर के बड़े बड़े ब्रांड के बराबर की चीजें तैयार करें। लेकिन वो नहीं करेंगे भैया, गांव को तो बर्बाद करना है। जब देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है, तो फिर ऐसा क्यों है कि बजट का 80% पैसा शहर को मिलता है? ये आपको पूछना पड़ेगा कि इसका मतलब तो गांव बर्बाद करना है। गांव के जमींदार को खेत की जमीन पर लोन दे दिया गया, उसको घर की जमीन पे भी लोन दे दिया गया, और उसके बाद उसकी फसल की कीमत को कम कर दिया गया। यानी कि उसके ऊपर बिजली के बिल बढ़ा दिए गए, उसके ऊपर उसके ट्यूबवेल कनेक्शंस के रेट बढ़ा दिए गए, बाद में उसके ऊपर छापे मार करके उसके ऊपर जुर्माने लाद दिए गए। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि एक तरफ तो इनकम को कम कर दो, एक तरफ उसके खर्चों को बढ़ा दो, चाहे डीजल को बढ़ा के, चाहे दवाइयों को महंगा करके, चाहे उसकी जिंदगी को बर्बाद। यानी कि प्लानिंग से आपकी चीजें अनबैलेंस की जा रही हैं, और अगर आप उसके बाद भी चुप बैठेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक हालात होंगे, और इन हालातों से आपको बचना भी होगा, अपने दोस्तों को भी बचाना होगा, अपने गांव को भी बचाना होगा, और अपनी औलादों को भी इसके लिए बचाना हो। हर इंसान अपने बच्चों के लिए ही जिंदा रहता है, और यही हमारी कोशिश है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें कि मेरा बच्चा उसके अंदर सुरक्षित महसूस करे, आज़ाद महसूस करे, और बेहतर जिंदगी के लिए और खुशी के लिए वो जिए। तो गांव इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से मुझे लगता है उम्मीद नहीं बची है। पढ़े लिखे लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का उदाहरण ये था कि उन्होंने गांव छोड़ दिए। दूसरा उनका उदाहरण ये था कि उन्होंने वापस गांव की सूद लेनी बंद कर दी। तीसरा उदाहरण ये था कि वो शहर को बढ़िया इसलिए मानते वहां किसी को किसी से मतलब नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट, मेरे ख्याल से इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम में इसमें कुछ तो फर्क होगा। बिल्कुल, देखिए कम्युनिटी जब टूटती है तो बाजार बनता है। हाँ। कम्युनिटी को तोड़ के ही पूरी मार्केट बनाई गई है। हाँ। जैसे जैसे कम्युनिटी टूटती गई, बाजार बनता गया, मार्केट बनती गई। यानी इन्होंने क्या किया, जो आज जो बड़ी जो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, और मार्केट जो बिजनेस, बिग बिजनेस का जो कंट्रोल है एक इंसानी जिंदगी पे, वो कैसे आया कि इन्होंने धीरे धीरे कम्युनिटी को तोड़ा, समुदाय को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, और जैसे जैसे वो टूटता गया, बच्चे की परवरिश जो है वो पूरी तरह से आपकी बिग बिजनेस बन गई है। प्राइवेट स्कूल माँ बाप की हो गई, आप देखिए 3 साल का बच्चा होता है तो आप उसको प्ले स्कूल में डाल देते हो। मुझे याद है मेरी बच्ची थी, वो कुछ समय गई थी एक, तो वो पूरी बड़ी कंपनी थी जो चला रही थी ये यूरो किड्स नाम का एक प्ले स्कूल होता। अच्छा, उसके बाद 3 साढ़े 3, अच्छा फिर 5 साल तक जब बच्चा हुआ, वो फर्स्ट क्लास में आया तो भी वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, वो भी आपका बिग बिजनेस है, टोटल बिग बिजनेस। तो 3 साल के बच्चे को आप हवाले कर रहे हो बिग बिजनेस के, तो उसकी सारी परवरिश जो है वो आउटसोर्स कर रहे हो आप। जो पहले कम्युनिटी के अंदर होती थी, तो कम्युनिटी में बच्चा सीखता था, और चाहे उसकी आप स्कूलिंग चालू हो रही है 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, तो भी वो सब कुछ पिक कर लेता था। उसकी इंटेलिजेंस इतनी होती थी, सोशल इंटेलिजेंस इतनी होती थी, समझ इतनी होती थी कि वो सब कुछ पिक कर लेता था, और उसको जिंदगी जीने के आदाब आते थे। अब नहीं आते, अब उसके पास कम्युनिटी ही नहीं बची। क्योंकि परिवार भी छोटे हो गए, और सुबह वो निकलता है, रात को घुसता है घर में। और 3 साल से आपने उसको आउटसोर्स कर दिया, उसकी परवरिश को, और आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। और फिर ये जब जितने भी उसके बाद आप प्लग लगाने की कोशिश करते हो, पैच लगाने की कोशिश की चलो उसके लिए हम क्लासेस कर देते हैं, डांस क्लास तो उसके लिए अलग पैसे दे रहे हो, म्यूजिक क्लास उसके अलग पैसे दे रहे हो, स्पोर्ट्स में जा रहा है उसके अलग पैसे दे रहे हो। तो एक तो आप स्कूलों को दे रहे हो प्राइवेट, वो आपको लूट रहे हैं, फिर आप उसकी जो कोचिंग और ट्यूशंस लगा रहे हो अलग अलग की, उसके पैसे आप अलग दे रहे हो, क्योंकि कम्युनिटी उसके पास है ही नहीं। जिस कम्युनिटी में वो सब कुछ सीख सकता है, गाँव की, मोहल्ले की, वो खत्म हो गई, क्योंकि पड़ोसी को नहीं जानता, तो वो सारी मार्केट बन गई। अब आप करोड़ों रुपए खर्च करोगे अपने बच्चे पे, और करोड़ों लोग इंडिविजुअली खर्च होंगे। अब वो करोड़ों की जब मार्केट बन जाएगी तो अब कोई एक्सपर्ट भी नहीं मिलेगा आपको जो ये कहेगा कि ये तो पूरा विनाश का सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट भी खरीदा हुआ होगा, वो मार्केट बन चुकी। आज 3 साल 3.5 साल के बच्चों को जो डाला जा रहा है,
जिसको ये प्री स्कूल कह रहे हैं, वो तो पूरा फ्रॉड है, स्कैम है, वो तो करोड़ों अरबों रुपए का स्कैम है, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। एक चाइल्ड साइकोलॉजी का आदमी भी नहीं बोलेगा उसके खिलाफ, क्योंकि उस इंडस्ट्री का प्रेशर है कि वो बोल ही नहीं सकता। हम इसीलिए हम लोगों को तो जो साइकोलॉजी वाले लोग हैं, मतलब आप देखिए कमाल की बात क्या है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले कॉलेजेस के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो साइकोलॉजी का है वो अपने बच्चों को लेके मेरे पास आ रहा है कि डॉक्टर साहब आप हमें बताइए हम इसका क्या करें, हम तो परेशान हो गए। मैं कहा आप कौन से साइकोलॉजी पढ़ते हो फिर? और उसके बाद जब उनसे बात की जाती है तो कहते नहीं नहीं ये वाला नहीं चलेगा, हमारी वाली साइकोलॉजी चलेगी और आपके वाला नहीं चलेगा। अपने बच्चे के लिए तो मेरे वाला चलेगा, लेकिन सोसाइटी को देने के लिए मेरे वाला नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे वाला जो मेथड है वो समाज को दोबारा से जोड़ रहा है और वो जो चला रहे हैं उस पूरे एजुकेशन सिस्टम को वो समाज को तोड़ रहा है। तो वो चाहते हैं तोड़ना, हम चाह रहे हैं जोड़ना। तो जब 2016 में मुझे समझ आया, मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, मैंने आपको दिखाया नहीं, वो मेरी एक वो थी ये मेरे ख्याल से हाँ ये नीचे वाला देखो आप, ये मैंने आपको ये दिखाऊं, हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसमें हमने पूरी दुनिया के ये सारे के सारे मीडिया के रिपोर्ट्स हैं, मैं ये दिखाऊं आपको, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम टर्निंग लैगर्स इनटू अचीवर्स। एक फिर आपका देखेंगे स्कूलिंग सिस्टम, स्कूल एजुकेशन यूनिक टीचिंग सिस्टम टर्न्स अराउंड द एकेडमिक लैगर्स इनटू अचीवर्स, ये आप देख सकते हैं। फिर हमने जो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, इस प्रोग्राम की खासियत, ये सारे के सारे वो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जो ये थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसके अंदर आचार्य देवव्रत की पोती का भी जिक्र है इसके अंदर की उनकी जिंदगी कैसे बदली, जो गवर्नर हैं इस टाइम पे, पहले हिमाचल के थे, कमजोर बच्चों को भी पढ़ाया, पढ़ाई में कामयाब, ये इस टाइप की जो खबरें थी, ये हम मतलब क्या हुआ कि ये हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें हमने इधर ट्राई सिटी के 20 बच्चे लिए थे जिनको मतलब ये दिखाने के लिए समाज को कि नंबर लेना इज नॉट अ बिग डील, नंबर तो कोई भी ले सकता है, बट आप बच्चे को जिंदगी के लिए तैयार क्यों नहीं कर रहे हो? वो कहने लगे नहीं हमारा बच्चा निकम्मा है। मैंने कहा तुम निकम्मों को दो हमको, हमने निकम्मे बच्चे तैयार करे, 20 में से 18 बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लिए। तो वो एक यूनिक प्रोग्राम था, हमने दिखाया कि नंबर तो ले लिए, अब बताओ तुम क्या करोगे? उसके बाद सोसाइटी के पास उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा टैलेंटेड है। और जब ये मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसकी लॉन्च की तारीख देखेंगे, एंड की खत्म हुआ था 24 फरवरी 2016। 24 फरवरी 2016 में मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया। मतलब मैंने ये सोचा कि यार दिस इज द वे टू डिस्ट्रॉय द किड्स, बेसिकली पूरे बचपन को खत्म करने का रास्ता। कोचिंग सेंटर तो असल में हमारे बच्चों के बचपन को खत्म कर रहा है, कोचिंग सेंटर से बढ़िया बिजनेस नहीं है। चंडीगढ़ में बैठा हूं, ऐसा टीचर अगर जो माँ बाप को ये कहे कि तुमने अपने बच्चे के दिमाग में से क्या निकालना और क्या डालना है मेरे को दे दो और मैं उसको मतलब वहां से वहां लेके जाऊं, कितना पैसा मैं कमा सकता हूं, ये अनइमेजिनेबल है। मुझे भी पता है, आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले में नाम नहीं लूंगा, उनके आप टर्नओवर देखेंगे 1000 करोड़ 5000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे करके हैं। तो वी कैन अर्न, मतलब मेरे को मैं अपनी मतलब अब उन्होंने मेरा साथ दिया इसमें कि चलो ठीक है, आपको अगर ये रास्ता सही लगता है, सच्चा लगता है तो आप इसको चूज कर लो। बट हमने अपनी बेसिक जरूरतों को भी साइड में रखा कि नहीं, हमारा मकसद है पहले इस देश से कोचिंग सेंटर नाम की चीज को खत्म करना पड़ेगा, कम्युनिटी एजुकेशन को डेवलप करना पड़ेगा, कम्युनिटी से ही रोजगार निकलेंगे, कम्युनिटी से ही खाने का निकलेगा, कम्युनिटी से ही पहनने का निकलेगा, कम्युनिटी से ही ट्रांसपोर्ट निकलेगा, सब कुछ कम्युनिटी से ही निकलेगा। और यही एकमात्र रास्ता है अगर आने वाले वक्त में मानवता को बचाया जा सकता है। तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आपके पास इतनी जबरदस्त चिकित्सा पद्धतियां अवेलेबल हैं, आयुर्वेदा अपने पास है, नेचुरोपैथी अपने पास है, भारत एक इतना गजब का देश है, पहाड़ भी है, समंदर भी है, रेत भी है, हरियाली जंगल भी है, कुछ भी तो ऐसा नहीं है तो यहाँ नहीं मिलता, सब कुछ तो मिलता है। इतनी जबरदस्त जड़ी बूटियां हैं, हमारी गाय का महत्व पूरी दुनिया समझती है, हमारे मतलब हर चीज को इतनी गजब है अपने देश के अंदर। एक तो जो गांव के अंदर गांव के लोगों से एक मतलब इल्तजा है, एक रिक्वेस्ट है कि एक तो अपना सामान जो है मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचना बंद कर दो। मैं तो ये कहता हूँ सरकारों को भी बेचना बंद कर दो, उतना ही उगाओ जितना आपको चाहिए। पूरा गांव इकट्ठा करके डिसाइड कर लो भाई पूरे गांव को इतना अनाज चाहिए होता है, उससे थोड़ा सा फालतू बोलो, अपने वेयर हाउस बना लो छोटे छोटे, अपना स्टोर कर लो, गांव को जितनी जरूरत हो वहां से लेता रहे, खाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे गांव का एक स्टोरेज सिस्टम बना दो,
कि जिसको जितना चाहिए ले जाओ, घर में स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। काहे को आपको पूरे साल के रुपए चाहिए जब पूरा गांव मिलके खाने को कर ही रहा है इंतजाम। और अपने बच्चों की पढ़ाई उस तरह की डिजाइन करो जो आपको चाहिए भाई। जैसे अब देखें तो शाम के एरिया में, हमारे यहाँ हरियाणा की बात करूंगा मैं, तो शाम में रेगिस्तान का रेतीला इलाका है, वहां से कपास मिलती है, तो वहां से कपड़े का इंतजाम हो जाएगा। हमारे यहाँ दालें होती हैं, हम दाल दे देंगे उनको, वो हमारे को कपास का काम दे देंगे। बीच में इंडस्ट्री बना लेते हैं हम लोग कि तुम भाई आप हमसे गेहूं खरीदते हो, 20 रुपए किलो गेहूं खरीद लिया, हमको ब्रेड बना के दिया, आधा किलो का ब्रेड 65 रुपए का आता है, 130 रुपए किलो उसी किसान को। मतलब वो किसान इतना कमाल का दिमाग लगा रहा है कि 20 रुपए किलो गेहूं बेच रहा है और 130 रुपए किलो उस गेहूं को सड़ा के ले रहा है खुद ही है। 1 रुपए का बिस्कुट, 1 रुपए का अनाज नहीं लगता बिस्कुट के पैकेट में, और हमको 50 रुपए में बेच रहा है बिस्कुट का पैकेट है। हम लोगों से दाल, मतलब खेत से दाल खरीद रहा है 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, और हमको वो दाल दल के 5 रुपए भी खर्चा नहीं होता है उसका 1 किलो के ऊपर, और हमको वो 150 रुपए में मिलती है वापस। ऐसे ही सरसों का तेल, ऐसे सब कुछ, मतलब वो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ उपलब्ध है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सच्ची में इस पूरे के पूरे तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे तो हम बाजार के काबू में रहेंगे, अगर समझ गए तो बाजार को अपने काबू में कर सकते हैं, अगर समझेंगे नहीं तो सरकार के काबू में रहेंगे, और समझ गए तो सरकार को काबू में कर सकते हैं। एक स्वराज का एक पॉइंट आता है कि गांव से ही लोकतंत्र चलना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताइए कि कैसे हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर लोकपालिका को और उस न्यायपालिका को भी और हमारे लोकसभा को भी हम लोग नीतियां बनाने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं अगर गांव समझ जाए तो। जी, तो देखिए जो हजारों सालों से मानव सभ्यता जैसे आगे बढ़ी है, और उसमें देखिए जो सेंट्रल उसकी जो थीम है जिसमें इंसान को सब कुछ मिलता है, उसकी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं, और ज्ञान भी यानी नॉलेज सिस्टम भी है, वो है आपकी कम्युनिटी। हाँ। तो भारत में जो गांव हैं वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ह्यूमन कम्युनिटी जो है वही असल में लोकतंत्र है। हाँ। तो कम्युनिटी ही है जो ऑटोनोमस लाइफ जी सकती है। हाँ। क्योंकि उसके अंदर जो कल्चर है वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। वो कम्युनिटी, भारत के गाँव आप देख लीजिए जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, अनाज वो पैदा कर रहे हैं, कारपेंटरी का काम करने वाले वहाँ हैं, कपड़ा बुनने वाले वहाँ हैं, सारा काम, सारी स्किल्स आपकी, तो सारी ज़रूरतें तो आपकी वहीं से पूरी हो रही हैं। यही बात ग्राम स्वराज की जो गांधी जी ने की थी, उन्होंने कहा था कि जब गांव में सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो रही हैं तो आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत क्या है, आपको डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत क्या है। और सारे जो भी व्यक्ति है उसको अपना रोजगार मिल रहा है, अपनी मर्जी से मिल रहा है, जो उसमें टैलेंट है, जो स्किल है, उसके हिसाब से। तो कम्युनिटी जो है वो दरअसल एक यहीं से आइडिया डेमोक्रेसी का चुराया गया है। जो आज वेस्ट में डेमोक्रेसी पढ़ाई जा रही है, डेमोक्रेटिक थ्योरी पढ़ाई जा रही है किताबों में लोगों को, वो उन्होंने दरअसल ह्यूमन कम्युनिटी से ही चुराई है। तो ह्यूमन कम्युनिटी एक ऑटोनोमस कम्युनिटी होती है, वो अपने आप चलती है, ये कोई सरकार नहीं उसको चला रही। आपको खाने की ज़रूरत है इसलिए किसान जो है ज़मीन को कल्टीवेट कर रहा है, आपको कपड़े की ज़रूरत है इसलिए जुलाहा है वो कपड़ा बुन रहा है। तो सारी ज़रूरतें आपकी वहाँ पूरी हो रही है, और कम्युनिटी से ही ऑटोनॉमी पैदा होती है। अगर कम्युनिटी को आपने तोड़ दिया, जैसे कि आज हो चुका है, कम्युनिटी तोड़ दी गई है, तो आप डिपेंडेंट हो गए इन बिग कॉरपोरेशंस के, और ये कॉरपोरेशंस आज खत्म कर रही है पूरे लोकतंत्र को दुनिया से, और आपकी ज़िंदगी पे काबिज हो रही हैं और आपको कंट्रोल करेंगी। अगर आप कम्युनिटी में रहे तो आपकी फ्रीडम सुनिश्चित है, इंडिविजुअल फ्रीडम भी, इंडिविजुअल लिबर्टी भी सुनिश्चित है। अगर आप कम्युनिटी से टूट गए, एक इंडिविजुअल बन गए, तो आपको मारा भी जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम भी खत्म होगी हमेशा के लिए। तो इंडिविजुअल फ्रीडम भी तभी तक सुनिश्चित है जब तक ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है, तब तक इंडिविजुअल फ्रीडम आपको मिलेगी। लेकिन अगर डिस्टेंसिंग इसी कम्युनिटी को तोड़ने के लिए तो बिल्कुल तो इंडिविजुअल फ्रीडम में और कलेक्टिव फ्रीडम में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कलेक्टिव फ्रीडम जो होती है, जो कलेक्टिव ऑटोनॉमी है, कम्युनिटी की ऑटोनॉमी है, उसी के अंदर निहित है जो इंडिविजुअल फ्रीडम है। अगर आप इनके बीच में विरोधाभास करेंगे कि मुझे कलेक्टिव फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे तो इंडिविजुअल लिबर्टी चाहिए, तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। जैसे कि आज शहर में लोग बर्बाद हो रहे हैं, उनके ऊपर बिग फार्मा ने ये सब थोपा, पनीर टिक्का, तो आज आप रेजिस्टेंस नहीं कर सकते, प्रतिरोध नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि आपका कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया। कोई आपको प्रोटेक्ट करने वाला आज नहीं है, कलेक्टिव वॉइस देने वाला आज कोई नहीं है। तो कम्युनिटी ही डेमोक्रेसी है।
इसको खत्म मत होने दीजिए। ये तो मेरा यही बात है कि आप इंडिविजुअल थे, अकेले थे तो सड़क पर निकलते थे, अमित शाह आपके अंदर ना हो इसलिए आपको लठ लगते थे। और जैसे अमित शाह का बेटा बाकी कॉर्पोरेशंस में, बीसीसीआई जैसे कॉर्पोरेशंस में वायरस बन के घुसा हुआ है, वैसे ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी असली वायरस हैं देश के, जो बाकी कॉर्पोरेशन में घुसे हुए हैं, और बाकी के लोग असली वायरस हैं जो नेता बने बैठे हैं। तो एक सवाल बहुत बार आता है, और वो परसों ही मेरे दिमाग में आइडिया आया जब हम डाटा गांव में बैठे थे मसूदपुर में रात को, तो वहां से एक आइडिया आया हमारे दिमाग के अंदर। रात को बैठे बैठे काफी लोग, रात को 1 बजे के करीब की बात होगी, काफी बुद्धिजीवी लोग थे और वो बैठे, टीचर्स थे उसके अंदर, प्रोफेसर्स थे, एंड बैठे बैठे वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब क्या करें यार, सारे के सारे तो लूट लेते हैं, सारी पार्टियां लूट लेती हैं, तो किसके पास जाएं और किसको चुने। तो बिकॉज प्रॉब्लम के ऊपर जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे अपने गांव में, अपने एरिया के अंदर, तब तक बात नहीं बनेगी। तो बोले किसको चुने। तो मैंने उनको 2-3 बातें कही थी, वो मैं आपको फिर से बता देता हूं ताकि आप उन बातों के जवाब आपके पास हों। पहली बात यह है कि अगर आपको कैंसर है तो आप ये नहीं कहोगे कि कैंसर को छोड़ के किसको चुने, कौन सी बीमारी चुने। बीमारी के बदले में बीमारी नहीं चुनी जाती है, बीमारी के बदले में अच्छा स्वास्थ्य चुना जाता है। तो ये तो समझने की बात है। दूसरी बात समझने की यह है कि भारत के संविधान में दलों का, पार्टियों का और प्रधानमंत्रियों का कोई जिक्र नहीं है। आपकी वोट प्रधानमंत्री नहीं बनाती, आपकी वोट मुख्यमंत्री नहीं बनाती, आपकी वोट नहीं बनाती सच्ची में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। आपकी वोट बनाती है आपका मेंबर, आपका सरपंच, आपका जिला पार्षद, आपका ब्लॉक समिति का मेंबर, आपका विधानसभा का मेंबर और आपके पार्लियामेंट का मेंबर। तो आपकी वोट बनाती है मेंबर। तो अब बात आती है मेंबर किसको चुने। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर या जिस पार्लियामेंट में जितने भी गांव हैं, अब मेरा काम है एक टीचर का, मेरा काम है जगाने का और ट्रेनिंग देने का और लोगों को समझाने का। तो मैं अपने काम में अपने आप को मास्टर मानता हूं, तो आपके लिए मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूं। उसको कैसे किया जा सकता है कि मैंने उसका एग्जांपल लिया कि आपके गांव, मान लो आपका उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के 60 गांव हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, 60 गांव है, 60 गांव मुझे, हर गांव मुझे 2 आदमी चुन के दे दो अपने गांव से। उन 2 आदमियों की कंडीशन क्या हो, पहली बात वो एक पढ़े लिखे हों, नंबर 2 ईमानदार हों, नंबर 3 किसी का पैसा उन्होंने मारा ना हो लेकर के, नंबर 3 उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा ना हो, मतलब वो समाज के स्वच्छ साफ सुथरी छवि के आदमी हों। मान लीजिए वो हमें दे दो आप 2 आदमी अपने गांव से। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 60 गांव से 120 आदमी हमको मिल गए। अब 120 एमएलए हो गए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, पढ़े लिखे बढ़िया आदमी। उन बढ़िया आदमियों को ट्रेनिंग दूंगा मैं आकर के आपको, चाहे उसके लिए 10 दिन लगते हैं, चाहे 15 दिन लगते हैं, चाहे 6 महीने लगते हैं, मुझे वो आपने चुनाव से 6 महीना पहले हमको देने हैं। आप हमें दे दीजिए, हम देंगे उनको ट्रेनिंग बकायदा। उस ट्रेनिंग के दौरान हम उनसे क्या क्या सिलेबस होगा हमारा, कि हमारे संविधान में हमारे नागरिकों के क्या अधिकार हैं, पार्लियामेंट के मेंबर को, डीसी को, एसपी को, पुलिस को, इस जो ये हमारी विधानसभा है इसके मेंबर को यानी एमएलए को क्या क्या अधिकार मिले हैं और उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, वो हम लोग उनको पढ़ाएंगे बकायदा। संविधान भी पढ़ाएंगे, देश भी पढ़ाएंगे, गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि उस गांव की समस्याओं के बारे में उसी गांव का आदमी बता सकता है, और उनका समाधान क्या है ये भी उसी गांव का आदमी बता सकता है, बाहर से कोई आदमी उसको नहीं बता सकता। तो समाधान, उनको समस्याएं पता है तो उनको समाधान भी पता है उस एरिया के। तो 120 आदमी बैठ करके वहां पूरा चर्चा करेंगे, चाहे 6 महीना चर्चा करेंगे, और उस चर्चा के बाद हमें निकल के आएगा कि भाई ये पूरा सिलेबस तैयार हो गया, ये समस्याएं होगी। अब समस्याओं के निवारण की बात आती है। आपको आपके अधिकार पता लग गए, आपके पास कितना बजट है ये पता लग गया साल का, आपका पास पूरा अर्थव्यवस्था का ढांचा पता लग गया। अब एमएलए से हम लोग सवाल पूछेंगे, आपके पास इन समस्याओं के क्या समाधान है। 120 के 20 एमएलए से, चाहे हमें उनमें से छांट करके टोटल 5 छांटने पड़े। जब हमारे बच्चे को जब पड़ासी की नौकरी करने के लिए भी पेपर देना पड़ता है, वो पेपर जो आईएएस के लेवल का होता है, तो उसमें से भी जब वो छांटते हैं टॉप के, तो भैया फिर एमएलए के पेपर क्यों नहीं है। तो 120 एमएलए में से हम एक एमएलए पेपर लेकर के छांटते हैं। जो पहला रैंक होगा जिसका, वो फर्स्ट आ जाएगा, जिसका दूसरा रैंक होगा वो सेकंड आ जाएगा।
पहले और दूसरे आदमी फार्म भरेंगे अपने, एक कैंडिडेट और एक कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे, और उसके बाद बाकी के जो 118 एमएलए हो गए वो अपने अपने गांव में धुआंधार प्रचार करेंगे। ना हमें किसी पार्टी की ऐसी तैसी करी, ना हमने किसी नेता की ऐसी तैसी करी, हमारे बीच के अच्छे आदमी समाज के अंदर हमारे को लीड करेंगे, वो हमारे बीच रहेंगे, हमारे बीच की समस्याओं का समाधान करेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों वालों के आगे आप पढ़ोगे तो वो आपको कुचल डालेंगे, जैसे मिश्रा ने कुचल दिया यूपी के अंदर। अगर हमारे बीच का आदमी होगा तो उसे गाड़ी भी हम देंगे, ड्राइवर भी हम देंगे, तो वो कहां से कुचलेगा हमको? आंखों की शर्म होगी, आंखों की लिहाज होगी, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली बनेगा। ग्राम सभा से मुद्दे हम उसके पास लेकर के जाएंगे, वो मुद्दों को विधानसभा लेके जाएगा और उनको समाधान करेगा। जिनका समाधान यहां नहीं होगा वहां से लोकसभा से निकालेंगे, जिला पार्षद से निकालेंगे। इसी तरह से सारी पोस्ट के लिए हम अच्छे आदमियों को चुन सकते हैं। मान भी लेते हैं कि एक बार पूरी की पूरे हरियाणा में ये पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, मान लेते हैं हम। हालांकि अगर गांव वालों को समझ में आ गया, फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बड़े बड़े नेता जो कहते हैं ये हमारा गढ़ है, ये हमारा खानदानी पुश्तैनी काम है, उन सब बतेरी पेंशन ले ली तुमने, बतेरा लूट लिया तुमने, हजारों करोड़ रुपए बना लिया। अब गांव के आदमी को मौका देते हैं हम लोग, शहरों का इस्तेसी कराने दो, जो शहर साथ आ ही नहीं रहे जुड़ने के लिए। शहर का आदमी किसान आंदोलन में साथ नहीं दे रहा, पता है कि उसकी दुकान बर्बाद हो जाएगी किसान के बिना, तो लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है। तो हम अगर शहर का आदमी आता है हम उनको भी करेंगे, लेकिन अगर नहीं आएगा तो ठीक है, आप अगर समाज से कटना चाहते हो तो कटे रहो, लेकिन हम अपने एरिया से अपने लोगों को चुन के वहां पर भेजेंगे। आप पूरे षड्यंत्रों को हम लोग नाकाम करेंगे। हमें इनकी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की भी समझ है, हमें इनकी सारी समझ है। आप आइए अपने अपने गांव के अंदर इस आंदोलन को, इस पूरी की पूरी क्रांति को हम आगे बढ़ाएंगे, एक स्वायत्तता के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ अपनी ही सॉवरेनिटी को डिक्लेयर करना पड़े कि हम आजाद हैं, अपनी ऐसी तैसी कराओ तुम लोग, हम तुम्हारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनते। हम नहीं बनते तो हम नहीं स्वीकार करते तुम्हारी गुलामी। हम आजाद थे, आजाद रहेंगे, आजाद ही मरेंगे। हम लड़ते हुए मरेंगे, हम गुलाम होकर के नहीं मरेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। तो आप लोग अपने उन एमएलए को चुनते हैं, अगर इस तरह से लोगों को चुनते हैं और हम ये मान लेते हैं कि एक बार हमारा प्लान फेल हो जाता है तो अगली बार एक भी पार्टी गुंडे और बदमाश को टिकट नहीं देगी। अगली बार हर पार्टी अच्छे आदमियों को वोट देगी, और अगर अच्छा आदमी आपके बीच का कहीं भी जाए, किसी पार्टी से जाओ, वो आपके लिए काम करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो व्यवस्था परिवर्तन तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको तरीके तो बदलने ही होंगे लड़ाई लड़ने के। आपको ये समझना तो होगा ही कि ये आपकी लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, और आपको इसके अंदर एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बड़े मीडिया चैनल्स और बड़े प्लेटफॉर्म आपको आगे इन बातों को आगे लेकर के नहीं जाएंगे, ये आपको ही आगे बढ़ानी पड़ेगी। चाहे आप अपने दोस्तों को कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, उनको लिंक भेजिए कि ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, उन लोगों को साथ जोड़िए, और जो आदमी इस क्रांति के अंदर साथ आना चाहते हैं वो हमारे को व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, उसके बाद हमारी किसी सभा में आके जुड़ सकते हैं, उसके बाद हमको अपने गांव में भी इनवाइट कर सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने गांव को जगाने के लिए हमसे जानकारियां भी ले सकते हैं, हमारे पास सभी तरह के लोग हैं। तो चैनल्स को, बातों को आगे बढ़ाइए। मेरे चैनल को आप आगे बढ़ाने में शर्म महसूस करते हैं तो अपने चैनल पे लगा लीजिए वीडियो। मेरी वीडियो को लगाने से अगर आप शर्म महसूस करते हैं तो आप अपनी वीडियो बना करके डाल दीजिए सेम बातों की, तो आप ये भी हो सकता है। असली मकसद है लोगों तक बात का जाना, असली मकसद है लोगों का समझना, और इन सभी जानकारियों में मुझे लगता है हम लगभग वो चीजें डिक्लेयर कर चुके हैं। इस पनीर टीके में क्या है, अमृत प्याले में क्या है, ये सबको पता है। ये अगर कोई बीमारी ही नहीं है तो उसका इलाज क्या हो रहा है हमारी तो समझ से बाहर है। लॉजिक कोई, हमने 15 क्वेश्चंस भी दिए थे गुलेरिया साहब को जो एम्स के डायरेक्टर हैं, आज तक तो जवाब नहीं आया उनका। और अगर आपको जानना है तो आपको भी 15 सवाल भेज देंगे और उनके जवाब किसी डॉक्टर से पूछ लेना, किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना। एम्स का डायरेक्टर से ऊपर अपने पास तो यहाँ नहीं होगा ना, आईसीएमआर के डायरेक्टर से पूछ लो, वो दे तो दे जवाब लॉजिकल। एम खाम खाई कुछ भी टेलीविजन पे जो चल रहा है उसके भरोसे पे तो हम लोग नहीं आएंगे। टेलीविजन सबको पता बिका हुआ है, अखबार सारे बिके हुए हैं। सारा ब्लैकआउट करना होगा, बड़ी कंपनी से खरीदारी बंद करनी होगी, उनको अपना सामान बेचना बंद करना होगा, जितनी जरूरतें हैं उतना ही उगाना होगा। जितने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीएमओ वाले सीड हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, उनको भी मतलब बिल्कुल बहिष्कार करना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों का बहिष्कार करना होगा, नहीं तो आपके बच्चों की गुलामी आप लोग तय करोगे, ये कंफर्म है, ये तय है इस बात के लिए। और कपिल भाई, आप इतना लोगों के लिए रिसर्च कर रहे हो, आप इतना टाइम दिया आपने और इतना
मतलब दिल्ली से चल के आप आए और इतना वक्त डाटा में भी आपने दिया, मसूदपुर में भी दिया और लोगों को बताया इस सच्चाई के बारे में। और जहाँ भी आप कहेंगे, अभी हम लोग महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, तो इन सब आपके इन प्रयासों के लिए हम लोग, आप सब लोग बहुत बहुत आभारी हैं। आपने बड़ा काम किया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं अकेला में, तो बहुत हाँ, जो भी क्रांतिकारी साथी काम कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद।